हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? सब मजे में? तो तैयार हो? टारगेट सामने है अपने। बाज किसी ने गाय रखनी है और टारगेट को अचीव करके रहना है। टारगेट तो ये नहीं, वैसे ये तो ईयर है अपना। टारगेट तो ये है 10th बोर्ड जो होने जा रहा है आपका 2027 में। बहुत बोर्ड के बच्चे जुड़े होंगे, इसलिए मैं किसी महीने का जिक्र तो नहीं करने जा रहा। मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में ही होंगे आपके पेपर। तो टारगेट सेट कर लो। तो आज हम आए हैं आपके आगे कुछ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लेने, जो स्ट्रेटेजी काम आएगी आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक। एग्जाम के आपके लास्ट डे तक काम आने वाली स्ट्रेटेजी लेके आज आपके सामने हम आए हैं। कुछ टॉप बिंदु लिख के लाए हैं जिन पे हम वर्क करेंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो लिख के नहीं लाए, पर हम आपको बताएंगे और लिख भी देंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम श्रेयांश जैन है, वैसे तो आप मुझे जानते ही होंगे। देन साइंस इंटरेस्टिंग है यूट्यूब चैनल, ये मेरा शानदार सा धमाकेदार प्लेटफॉर्म है जो आपको गाइड करता आया है, आपको पढ़ाता आया है। तो कुछ चीज़ें हैं आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है जितनी आपकी पढ़ाई, क्योंकि कुछ बच्चे पूरे साल रगड़ के मेहनत करते हैं, तगड़ी वाला मेहनत करते हैं, पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें ना पता होती जो टॉपर्स को पता होती है। उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है जितनी अपनी पढ़ाई है। तो ये चीज़ें देखना, सुनना, समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आप इम्पोर्टेंस अपनी पढ़ाई को, स्टडी को दे रहे हो, उतना इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को भी देना, जरूर देना, ठीक है। तो इससे हमारा बैलेंसिंग बना रहे स्ट्रेटजी और स्टडी में, और हम सक्सेस को प्राप्त करें, ठीक है। तो यही होता है में से मूलबंध कि बेस्ट स्ट्रेटजी देन बेस्ट स्टडी बराबर में सक्सेस। यही है मूलबंध, और कुछ नहीं है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड बेस्ट स्टडी करनी है अपन को। बेस्ट स्टडी यही होता है कि अपन थोड़ा हटके चीज़ों को सोच रहे हैं, हटके चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहे हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी तो आज हम आपको बताने वाले हैं, एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझ लें आप अच्छी तरह, जब तक आप सब्जेक्ट पर कमांड नहीं करोगे तब तक ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता। किसी सब्जेक्ट पे कम ज़्यादा कमांड करके आप इस टारगेट को तो अचीव कर सकते हो, इस टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। यदि आप इस टारगेट वाले बच्चे हो तो यहाँ पर नहीं आए, आप चले जाएं यहाँ से, वीडियो को ऑफ कर दें, और ऐसा कोई टारगेट कोई समझा रहा हो तो उधर जाके देख लें। यदि मैं बात करूँ इस टारगेट वाले बच्चों से, इस टारगेट वाले जो बच्चे हैं वो ये चीज बिल्कुल ध्यान से सुन ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल सब्जेक्ट कमांड, ऑल सब्जेक्ट कमांड, जितनी भी आपकी सब्जेक्ट हैं, अदर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सब्जेक्ट होती है। मेजरली बात करूँ तो ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट होती है मैथमेटिक्स, देन मैं बात करूँ साइंस, देन मैं बात करूँ तो सोशल साइंस SS, फोर्थ नंबर पे इंग्लिश, देन हिंदी तो होती है, देन 6 नंबर पे संस्कृत, या वो कंप्यूटर साइंस हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। ये थोड़ा इसमें थोड़ा सब पे अलग अलग होता है, अलग अलग होता है सभी बोर्ड में। तो ये मेजरली ये सब्जेक्ट्स हैं आपकी, ठीक है। तो यदि आपका टारगेट ये है, आप इसको टारगेट बना चुके हो, तो आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे आपको कमांड चाहिए। ये सर कैसे आएगा बताऊंगा। पहले ये डिसाइड कर लो कि आप इस पे कमांड कर सकते हो। हम बता देंगे कमांड कैसे करना है, बता देंगे, पूरी साल बताते हैं, सब टीचर बताते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। बच्चे कमांड करके इस टारगेट को अचीव भी करते हैं, ये भी बात कोई मिथ नहीं है, करते हैं, अचीव करते हैं। बट ये फिक्स है कि उनका हर सब्जेक्ट पर कमांड होता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिसका ये टारगेट है, ये अचीवमेंट है, और उसका ये नहीं है, ये बराबर ये। आप मैथ को समझे, यदि आपका ये टारगेट है तो ये स्ट्रेटेजी है, यदि ये आउटपुट है तो ये इनपुट है। तो आपको अपने 6 सब्जेक्ट, जितनी भी आपकी 5 भी होंगी कई बोर्ड में, जितनी भी सब्जेक्ट पर उन पे कमांड रखना है। व्हाट इज मीन बाय कमांड बता दूंगा।
यदि आप ऐसा कुछ सोच के आए हो कि सर मेरे पे ये तो नहीं संभलती, सर मेरे पे ये तो नहीं संभलती, तो आप टारगेट घटा दीजिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये तो आप इस टारगेट से भी बहुत दूर हो जाओगे। बात कड़वी है पर सच है। यदि आप इनको नहीं संभाल सकते, इनमें से किसी एक या दो को नहीं संभाल सकते, तो टारगेट यहां रख लीजिए, नहीं तो आप डाउन चले जाओगे। ये मिथ है कि 6 सब्जेक्ट पे कमांड नहीं करके वर्बली पढ़ के इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कोई भी आपका बोर्ड हो, कोई भी आप किसी भी ओपन बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, इन पे 6 पे कमांड करके ही टारगेट अचीव किया जा सकता है। 6 सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास वो बच्चे भी इस समय वीडियो देख रहे होंगे जिनका किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अभी कमांड नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो कमांड करे ताकि वो इसको अचीव कर सके। तो उसकी भी मैं बात बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक तो देखना पड़ेगा, जब चीजें समझ में आएंगी। बीच में तो कुछ नहीं है, कुछ कहूंगा कुछ समझ के निकल जाओ, ठीक है। अब एक केस लेते हैं अपन। एक बच्चा जिसे मैथ समझ में नहीं आता, क्या करे वो? अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं निकल चुका है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई स्टार्ट हुआ है, मई स्टार्ट हुआ है। तो वो जिस पे वो कमजोर है ना, अभी प्रारंभिक समय है, स्टार्टिंग है अपने क्लास की, मई जून जुलाई तक ले ले, 3 महीने पे उस सब्जेक्ट में बेसिक बेसिक चीजों को समझ के अपने फंडामेंटलों को मजबूत करके उस सब्जेक्ट पे कमांड कर ले। चाहे उसकी एक सब्जेक्ट कमजोर हो, 2 हो, 3 हो, 3 महीने पे 3 सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए नहीं कह रहा मैं, थोड़ा उसका फंडामेंटल अच्छा हो जाए ताकि आने वाले महीनों पे उस पर कमांड किया जा सके। हम किसी चीज पे सीधे कमांड नहीं कर पाएंगे, हम उसके बेसिक को मजबूत करके ही उस चीज पे कमांड कर पाएंगे। इसलिए आप कोई भी एक इंटरवल फिक्स कर लो कि सर इस इंटरवल में मैं इन चीज़ों पर अपने फंडामेंटल मजबूत करूंगा ताकि आने वाले समय में जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें मैं उस चीज़ों पे कमांड कर पाऊं और इस गोल को मैं अचीव कर पाऊं। गोल ये है तो यही रहने देना। कुछ भी ऐसा इंटरवल फिक्स कर लो, ये मेरा सॉल्यूशन है, बेसिकली यही सॉल्यूशन है। और क्या है, आप सीधा ऐसा नहीं कि नहीं सर मैं तो कमांड करूंगा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं। मैथ है नहीं आता तुम्हें, फंडामेंटल नहीं आता, आप तो गुणा भाग में गलती कर रहे हो, कहाँ से आप कमांड कर पाओगे? कमांड का जो मतलब है ना, आप अभी वो समझ नहीं पाए हो। मैं थोड़ी देर बाद कमांड का जो अर्थ निकाल के दूंगा ना, वो बहुत टिपिकल पड़ेगा आपको समझना। बट मैथ पे आप पे गुणा भाग बेसिक जोड़ बाकी पॉइंटों के गुणा दे दिया तो डर गए आप, वो नहीं यार। मैं मैथ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अब सोशल साइंस है जिसमें आप छोटी मोटी डेटों को 10 डेट याद नहीं रख सकते, कैसे कमांड करोगे ऐसे पे? तो अपने अंदर ऐसी चीजें बिल्डअप करो ताकि इस सब्जेक्ट पे मैं कमांड कर पाऊँ। इंग्लिश है सर, हम पे तो अशुद्धियां बहुत होती है, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक काफी, कैसे कमांड करोगे? साइंस है सर, हमें तो चीजों के फॉर्मूले याद नहीं रहते सर, हमने 9th में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था हाइड्रोजन हीलियम लिथियम श्रेय, हमको तो वो सीरीज ही याद नहीं है, हमें तो पीरियोडिक टेबल के बेसिक 20 तक ही याद नहीं। कैसे कमांड करोगे साइंस? कैसे? हाउ? सर हमें तो ड्राइंग ही अच्छी नहीं है हमारी, तो ये फंडामेंटल चीजें बता रहा हूँ मैं। सर हमारी तो ड्राइंग ही अच्छी नहीं है, हम कैसे 4 नंबर का जो चित्र आते हैं उधर कैसे बनाएंगे? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ? हिंदी की बात करूँ सर, हम पे तो निबंध ही नहीं लिखा जाता, हम 10-15 लाइन से ज्यादा ही नहीं लिख पाते। 300 लाइन का लिखना पड़े, 300 शब्द का लिखना पड़ेगा। 300 शब्द समझते हो, लगभग 60-70 लाइन लिखनी पड़ेगी, 60-70 लाइन। तो देन ये मतलब है मेरा 6 सब्जेक्ट पे कमांड करना जरूरी है इसको अचीव करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज माई फॉर यू, ओके। देन अपन नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, वो है टाइम टेबल। ये ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, सब बच्चे दिमाग रखते हैं, वो अपने हिसाब से एक टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट चीज इन दिस पॉइंट इज 100% मैथ इन द रेस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 100% कभी भी आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। 100% यदि आप फॉलो कर रहे हो तो आप इस अर्थ पे नहीं हो, आप कहीं और रहते हो। 100% मिथ है, इस रेस्पेक्ट में कभी नहीं सोचना आपने जो टाइम टेबल बनाया है आपने उसको 100% फॉलो किया, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बेसिकली बता देता हूँ।
क्या टाइम टेबल होना चाहिए? ये जरूरी नहीं है कि 5 बजे उठकर ही इस टारगेट को अचीव किया जा सकता। नो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। नो सर, 5 बजे जग के ही इस टारगेट को अचीव किया नहीं, कोई जरूरी। उठ सको तो उठ लो, बहुत अच्छा है। ना उठ सको तो मत उठो, क्या करो, ठीक। तो बेसिकली मेरे को तो ऐसा लगता है, अभी तो आपकी छुट्टियां चल रही है, उसका भी बता देता हूँ मैं टाइम टेबल, देन एकेडमिक सेशन का भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि 5 से 6 बजे, देन 7 बजे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 बजे, 8 तो नहीं, 7 बजे तक उठ जाए आप। 5 से 7, जो 5 बजे उठ रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा है। फायदा तो कुछ नहीं है, वो सोएंगे जल्दी, फिर वो एक ही बात है। देन इस इंटरवल में आप उठ जाए मतलब जग जाए, बैकअप और कोई शब्द हो तो मैं वो भी बोल दूँ ना। देन आप जग जाएं, अपने क्रियाक्रमों से निवृत्त हो जाएं। 5 बजे वाले 6 बजे हो जाएंगे, 7 बजे वाले 8 बजे हो जाएंगे, और क्या। फिर 3 घंटे बैठ के पढ़ लें, और क्या करोगे बताओ। 8 से 3 11 बज के अब अपने खाना पीना खा लो, 2 बजे तक आराम से रेस्ट कर लो। 3 घंटे दे रहा हूँ यार, 3 घंटे पढ़ने के बाद। कितने बज के 2, क्या करें सर अब। 2 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे पढ़ लो। कितने बज गए, 4 बज गए, 1 घंटे ब्रेक ले लो, 5 बज गए। 5 बजे खेलने चले जाओ, सर 7 बज गए, 7 बजे आके पढ़ लो, जितना देर पढ़े जाए पढ़ लो, सो जाओ। कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं लोड वाली चीज़ तो मैं बताने वाला, लोड है ही नहीं, ये अचीवमेंट में लोड है ही नहीं, है ना। तो लिख लेना, मैं लिख दूँ, लिख लेना, इस बार बात है। अब अकेडमिक सेशन चालू हो गया था। अकेडमिक सेशन में ऐसा है, सुबह 1 घंटे 1 आवर पढ़ पा रहे हो तो ठीक, नहीं पढ़ पा रहे तो ठीक। सुबह उठे 1 घंटा निकाल पा रहे, मतलब जल्दी जगने वाले तो 1 घंटा सुबह निकल पाएंगे, तो नहीं निकल पा रहे ठीक है, सुबह जगह अपने स्कूल चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे तक, मतलब हाईएस्ट 3 बजे तक आप स्कूल से वापस आ गए, 4 बजे तक ब्रेक ले लिया, 4 बजे पढ़ने बैठ गए, 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1 घंटे निकल गए खेलने। 8 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1 घंटे कहीं निकल गए, 4 घंटे हो गए, जब 3 घंटे हो गए, देन 8 बजे पढ़ने बैठ गए, 8 से 11 पढ़ लिए। और जो सुबह 1 घंटा दे रहे हैं वो रात को 10 बजे सो जाएंगे, और क्या। बस ये सिंपल है, टाइम टेबल इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम टेबल की बात रहेगी, ठीक है। देन अगले चीज जो है सेट टारगेट, वो तो यही है कि अपना टारगेट सेट कर लो, तो ये टारगेट है तो ये रखो, देन ये टारगेट है तो ये रखो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं करना चाहूँगा मैं, है ना। तो ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये पॉइंट कंप्लीट होता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब ये है कि यदि आपके कोई शादी आ रही है ना, तो आपको दुख होना चाहिए, नहीं शादी अटेंड मत करो ऐसा मैं नहीं कह रहा, कोई पार्टी आ रही है उसे अटेंड ना करो ये मैं नहीं कह रहा, ये जरूरी है, करनी भी चाहिए, बट आपको तो एक गिल्ट होना चाहिए अपने मन में कि मैंने यार टाइम वेस्ट किया है। देन आप अपनी जो स्टडी चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट करो, है ना। तो कुछ तो नुकसान होता ही है, ऐसी बात नहीं कि मैं कह दूँ कि सर कोई नुकसान नहीं है, आराम से। देन आप टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है। अगली मैं बात करूँ राइट मटेरियल, व्हाट इज मीन बाई राइट मटेरियल। राइट मटेरियल का ये मतलब नहीं, मतलब है कि हम कुछ भी ना पढ़ें। सबसे पहले बेसिकली एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। हम तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें, हमें तो एनसीईआरटी नहीं पता। एनसीईआरटी से पेपर बनता है, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देन प्लस योर नोट्स, आप कोई भी स्कूल कोचिंग या यूट्यूब जहाँ से पढ़ रहे हो वो नोट्स होने चाहिए, ठीक है। देन रिवीजन, रिवीजन के बारे में तो मैं बेसिकली कहना चाहूँगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, रिवीजन ही सक्सेस की की है। यदि रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये टारगेट यहाँ पे ले आओ, ये सिर्फ फिक्स फंडामेंटल चीज़ें हैं, टारगेट को ऐसे कर देना। यदि आप कोई भी चीज़ में थोड़ी सी भी लेटलाली बरत रहे हो, ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है, सारी चीज़ों पे कमांड होनी चाहिए, सारी स्ट्रेटेजी फुलफिल होनी चाहिए। तो रिवीजन तो करना है, फर्स्ट चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर तक पढ़ लिए तो फर्स्ट पे दोबारा आ जाना है, क्योंकि तब 13 चैप्टर हो जाएंगे, 14 चैप्टर हो जाएंगे, जब क्या फर्स्ट चैप्टर पे अगली 4 चैप्टर हुए, फर्स्ट से फिर 4 तक पढ़ा, अरे सर 8 हो गए, फिर 8 तक गए दोबारा, फिर फर्स्ट से 8 तक दोबारा गए, देन ऐसे चलना है। दिस इज द मूल मंत्र फॉर रिवीजन। क्लियर है, क्लियर है। अब हम इंडिविजुअल भी सब्जेक्ट्स में बात करेंगे। देन अपन राइट स्टडी मटेरियल में बात करूं तो उसमें प्लस में P/Q और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
P/Q। आप जिस भी बोर्ड का पेपर देने वाले हो उस बोर्ड के P/Q प्रीवियस ईयर के 10 वर्ष के पेपर आपके पास होने चाहिए अवेलेबल। चाहे आप इंटरनेट से अवेलेबल करो, कोई बुक खरीदो P/Q की, या किसी भैया दीदी के एक्चुअल पेपरों को लेके आओ, वो आपकी वो है। देन आपको P/Q 10 ईयर्स के अच्छे से आने चाहिए सारे। 10 ईयर्स की P/Q पर एक दिन में कमांड नहीं होगी सर, एक महीना बच्चे का पेपर जब देख लें, नहीं। अभी से लेके चलो, सब चीज़ों को पैरेलल लेके चलो। आप कोई बुक करने चाह रहे हो उसे पूरी साल पैरेलल लेके चलो, नहीं कि एनसीईआरटी एक बार में खत्म कर दी फिर हम ये बुक कर रहे हैं, ऐसे नहीं। सब चीज़ों को पैरेलल लेके चलो, चाहे थोड़ा थोड़ा करो। एनसीईआरटी तो पूरी करनी है, नोट्स पूरे पढ़ने हैं, P/Q पूरी करने हैं। देन और चीज़ें आप जो भी चाह रहे हो पैरेलल लेके चलो, लास्ट के लिए कुछ भी मत छोड़ो, सारी चीज़ें पैरेलल चलेंगी। ऐसा नहीं करना कि पेपर आ गए सर, एक महीना बचा है, अब तो मैं नई किताब करूँगा, एनसीईआरटी पढ़नी नहीं। सारी चीज़ें पैरेलल पैरेलल तो लेके चलना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैरेलल पैरेलल ही लेके चलना है सारी चीज़ों, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट भी रखना है, एक राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ जाके आप ऐसा करना, 50 रुपीज़ लेना घर वालों से, आसानी से उपलब्ध करा देंगे 50 रुपीज़। उनसे एक मार्केट में कॉपी आती हैं, पेपर कॉपी, मतलब जिसमें हम एक्चुअल पेपर देते हैं ना, ऐसी कॉपियाँ मिल जाएंगी आपको 50 रुपये, काफ़ी मिल जाएंगी। और 60-70 रुपये मिल जाएंगी, ज़्यादा 100 तक तो नहीं जाएगा मार्का, तो 60-70 रुपये में मिल जाएंगी, वो खरीद लाना। और जब भी आप P/Q सॉल्व करो, या आप अपने इंडिविजुअल जो चैप्टर हो गए हैं आपके, उन पर एक पेपर मिल जाते हैं, पेपर आजकल आसानी से, उन पेपरों को ऐसी ही कॉपी में करो, ना कि अपनी कोई रैंडम कॉपी में कर रहे हैं, उसी कॉपी में करो और उनकी मार्किंग करो अच्छी तरह, और देन उसे संभाल के रखो कि क्या गलती हुई, कैसे हमें और अच्छे से करना है। बोर्ड के जो आपके एक्सपर्ट उपलब्ध हो, चाहे आपके स्कूल के टीचर हो, चाहे कोई भी हो, उन पर उन कॉपियों को जचवाओ, क्योंकि वो भी एक्चुअल कॉपियों को जांचते हैं, तो उससे वो बताएंगे कि वो एग्जामिनर कहाँ नंबर देगा, कहाँ नंबर काटेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, स्ट्रेटेजिकली बातें हो गई, जो हमको बिल्कुल 100% फॉलो करनी है। देन मैं एक एक मैथ सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं जो अब बताने जा रहा हूँ वो है, ठीक है। अब जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, अब आपके हिसाब से क्या है वो मुझे नहीं पता। दिस इज एस सोशल साइंस, सोशल स्टडी। इसके इम्पोर्टेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इसमें 20 चैप्टर हैं, 20 के अबाउट चैप्टर है लगभग, मैं लिख देता हूँ इधर ना, एग्जैक्ट तो मुझे 20 ही हैं मेरे हिसाब से। 5-5 चैप्टर हैं 4 बुक में, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल, देन एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ऐसी 4 चीज़ें आती हैं। तो ये टाइम ऐसा है जब अब आप एसएस क्या होता है, एसएस को पढ़ाने वाला तो चाहिए, भी फैक्ट है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम खुद ही पढ़ सकते हैं, बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं खुद ही, देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं इंडिविजुअल कमांड जो चीज़ थी ना उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। एसएस में कमांड का मतलब है पूरी एनसीईआरटी, एसएस की पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके आंखों के नीचे से निकलनी चाहिए। एसएस की बात, एसएस में आपको होल एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्योग्राफी की, देन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होता है कि हिस्ट्री में आपको पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन स्टडी करनी पड़ेगी, देन ज्योग्राफी में भी करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में तो एनसीईआरटी करनी ही करनी है कंप्लीट। एंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही समझा। हाँ तो बच्चों, तो 20 चैप्टर है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के बैठते हैं, तो इनमें इसकी आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप पे कमांड नहीं आएगी पूरी एसएस में। क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डेप्थ में आते हैं, कई बार आपको 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के हिस्ट्री के डेप्थ में मिलेंगे,
क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत लंबी होती है बोर्ड पेपर में। तो डेप्थ में हिस्ट्री से मिलेंगे, जब तक भी एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे, एक एक डेट को नहीं समझोगे ना, एक एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे हिस्ट्री के को, जब तक नंबर नहीं आएंगे। टीचर पढ़ा देगा, समझा देगा, बट खुद को जब कमांड करनी है ना, कमांड करने की बात आती है ना, तो खुद को एनसीईआरटी की वन लाइन पढ़नी पड़ेगी। तो यही टाइम है, बाद में नहीं पढ़ पाओगे। तो ये सलाह है मेरी कि अभी इन पे ज्यादा पकड़ रखें। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थोड़ी समझने की, थोड़ी थिंकिंग की चीजें हैं, जिन्हें हम ऊपर नीचे करके चीजें समझाते हैं, तो वो बाद में देख लेंगे। बट अभी के लिए ये रखें, एनसीईआरटी की डेप्थ इसमें रखें, देन इनमें नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें। डेट याद रखना हिस्ट्री में एंड ज्योग्राफी में, चीजों को समझना, चीजों को याद रखना, ज्यादा चीजों की कि इसकी फसल कितनी होती है, ऐसी काफी चीजें होती हैं मैं बता सकता हूँ, बट ठीक है, इन चीजों पे एनसीईआरटी में पकड़ जरूरी है। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन मैं इंग्लिश में कमांड की बात करूं तो पहली चीज आती है ग्रामर को डेप्थ में समझ लेना, ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना। तो ग्रामर की कॉन्सेप्ट समझो, देन प्रैक्टिस करो, तो ग्रामर पे कमांड आ जाएगी। सारी चैप्टर की समरी दिमाग पे रखना, देन क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन राइटिंग आना, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंपोजिशन की बात करूं तो वो थोड़ा फॉर्मेट, सारी चीजें याद रख लो, सबके फॉर्मेट, और बनाने के तरीके को सीख लो। तो इंग्लिश में कमांड की बात आती है, तो ये वो तो फंडामेंटल है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक वो आप कर लेना। देन मैं इन चीज़ों की बात जब कर रहा हूँ जब बच्चे को फंडामेंटल क्लियर हो। देन मैं हिंदी की बात करूँ तो कुछ फ्री के नंबर है, उन्हें जैसे निबंध है, विज्ञापन है, उनको क्लियर रखना, सारे चैप्टरों की समरी याद रखना, कभी परिचय को अच्छी से अपनी नोटबुक में तैयार रखना, शॉर्ट नोट्स बना के विजुलाइज करके याद रखना, उनके जन्म दिनांक वगैरह, सारी कविताओं के अर्थ याद रहना, सेपरेशन व्याख्या करना, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको अच्छे से समझ के तैयार कर लेना। देन मैथमेटिक्स की बात करूँ तो प्रैक्टिस है, देन फॉर्मूला पे अच्छी तरह पकड़ होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देन मैं साइंस की बात करूँ तो जितना ज्यादा हो सके लिख के पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। कॉन्सेप्ट है साइंस में, तो कॉन्सेप्ट को समझो, उसको विजुअलाइजेशन करो, देन कमांड करो सब्जेक्ट पे। देन मैं संस्कृत और इन चीजों की बात करूँ, संस्कृत में तो रट्टाफिकेशन है, वो कर लो, और जो आपकी CS वगैरह है उनमें आप और टीचरों से गाइडेंस ले सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं है, जो है सरल ही होते हैं, ये तो 6 नंबर की जो सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम अपने 6 सब्जेक्ट पे कमांड करके इस गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। समझ पाए आप लोग? तो मैं मैथ के लिए तो आपके लिए तैयार हुई, काफी वीडियो में डाल चुका हूं, उन पे कमांड कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क जरूर करते रहना चीजों का। देन पेपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पेपर लगाते रहना। आपको भी तो शायद 10 20 30 नंबर के टेस्ट मिलेंगे, देन खुद से आप 80 80 70 नंबर के जितने बोर्ड के पेपर आते हैं, ऐसी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि फाइनल में देना तो 70 80 नंबर का पेपर ही है, इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। देन उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। देन इन सभी चीजों के साथ आज मैं आया था आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लाके, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरी सारी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। देन माई टैग लाइन इज योर सक्सेस इन योर हैंड्स। आपकी सफलता आपके हाथों में है, तो हाथों को चलाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, पेन से चलाओ, ठीक है। तो यही है अपनी तरफ से तो। और साइंस इंटरेस्टिंग है, चैनल पे बने रहना, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यदि चीज़ें समझ में आ रही हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और भी जो मैं सोशल वीडियो डालता हूँ, है ना।